बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 39 जो कि आपको 2 अक्टूबर को मिली है। इसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में बताया गया है। यह है संतृप्त और असंतृप्त कार्य यौगिकों के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो अणु है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और बाकी 2 वर्गों में वर्गीकृत हैं, जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें पर जो कार्बन के परमाणु हैं उनमें परस्पर कौन सा अबंध होता है, एकल अबंध होता है। सिर्फ कौन सा अबंध होता है, एकल अबंध। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें द्वि या त्रि अबंध भी होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बनों के बीच में द्वि या त्रि अबंध पाए जाते हैं और ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त। ठीक है, तो इसके अंदर जो आते हैं हमारे पास आते हैं एल्केन। एल्केन का जो आपका सामान्य सूत्र है वो है CnH2n प्लस 2 और एल्कीन का है CnH2n, एल्काइन का CnH2n माइनस 2। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे एल्केन, केन, कीन और आइन, यहाँ आएगा एन, मैं इंग्लिश में लिख के दिखाती हूँ एन, और यहाँ आता है इन और ये होता है आइन। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही हम हिंदी में पढ़ते हैं एन, इन और आइन। इन जब यहाँ ध्यान देंगे तो उदाहरण के लिए अंदर दिया हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबके पीछे एन है। यहाँ पर इथीन, प्रोपीन, इनके उदाहरण, आइन के उदाहरण इथाइन और प्रोपाइन। आप नाम ध्यान दे रहे हैं तो नाम के हिसाब से ही हमें पता चल रहा है, जो उनके पीछे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे आपने। उपसर्ग जो आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय यहाँ पर लगा है एन, ठीक है, और यहाँ लगा है इन, यहाँ लगा है आइन। तो हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं एल्कीन जो होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं यानी कि द्वि अबंध होते हैं, और एल्काइन यानी कि आइन, आइन के अंदर क्या होता है, त्रिअबंध। इनके अंदर क्या है, द्विअबंध, और इनके अंदर क्या है, एकल अबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। ये आगे हम बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बनाया जाता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर कार्बन की जो वैलेंसी है, उसकी जो जिसके वो कितने अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाता है, वो होता है उसकी 4। ठीक है, चतुर्मुखी है, आपको पता है वो, ठीक है ना, तो वो 4 परमाणुओं के साथ अन्य जुड़ता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, और आपको ये पता है कि एक जो अबंध है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ से ध्यान करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो एक, अगर मैं इस वाली संरचना को सिंपल तरीके से बनाऊं, ये है ये वाली संरचना। ठीक है, अगर आप इस संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में बनाना चाहेंगे तो ऐसे होगी। कैसे, इस वाले जो मैं हरे रंग से दिखा रही हूँ, इस वाले जो बॉन्ड है या अबंध है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया है, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से, ये अबंध है। ठीक है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इथेन का दिखाऊं तो इथेन का भी यही है तरीका। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, ये 2, 1, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, तो ये है इथेन, इसके भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे ही बनाई गई है। हम ये दिखाएंगे कि आखिर उनकी वैलेंसी कैसे पूरी, संयोजकता कैसे पूरी हो रही है। तो आपको पता है ये चतुसंयोजी है कार्बन, तो इसकी संयोजकता 4 है, इसको अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ना होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका इथीन का भी बना के दिखाया हुआ है और इथाइन का भी बना के दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद है श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। तो सबसे पहले हम श्रृंखलाओं की बात करेंगे। हमें पता है जो कार्बन के अंदर एक सबसे बड़ी जो उसका गुणधर्म है वो क्या है, श्रृंखलन, यानी कि वो श्रृंखला करता है बहुत बड़ी अलग अलग परमाणुओं के साथ मिलकर, अलग कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। तो यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, ये सब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो अगर हम यहाँ ध्यान दे पाए तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा ये कार्बन 1 के लिए है मीथेन,
ये कार्बन 2 के लिए है, ये कार्बन 3 के लिए है प्रोपेन, और कार्बन 4 के लिए ब्यूट, और कार्बन 5 के लिए बेंट, और कार्बन 6 के लिए हेक्स। ठीक है। शाखाएं क्या है? शाखाएं होती हैं दो तरह के, जैसे हम यहाँ विभिन्न कंकाल बन सकते हैं, जैसे कि एक तो श्रृंखला है, सिंपल बने हैं, सीधी चेन यानी कि श्रृंखला में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर है तो 4, इस वाले में भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? शाखा बनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि दोनों के सूत्र जो हैं यहाँ पर, यहाँ इस वाले के अंदर ये 6C4H10 है, इसका भी जो सूत्र है C4H10 है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक श्रृंखला सिंपल है, बहुत सीधी सीधी है, इसमें शाखाएं हैं। तो ऐसी संरचनाएं जिनके अंदर देखने में क्या लगे अलग, लेकिन उनके जो आणविक सूत्र हैं वो एक समान हो, समान यहाँ पर लिखा हुआ है, समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन को क्या कहलाते हैं? समावयन, संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयन। ठीक है। इसके बाद वलय है। वलय क्या होते हैं? बंद आकार है ये। ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले जहाँ पर जहाँ पर वलय होते हैं तो उनके अंदर एक अक्षर आगे लग जाता है उनके नाम के आगे, जैसे कि साइक्लो। क्या लग जाता है? साइक्लो। साइक्लो का मतलब ही यही है कि वो वलय है। ठीक है। आगे लिखा है हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या है? हेक्स जमा एन। ठीक है। हेक्स मतलब 6 कार्बन और एन का मतलब एक कलाबंद। ठीक है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 6 है, यहाँ पर 1 2, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। इनके बीच में एक कलाबंद है। ठीक है। और इनकी जो संयोजकता पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन इनके साथ लगा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके साथ लगा दिए हैं। हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिले हैं? 2, बाकी 2 के साथ उसकी ऑलरेडी संयोजकता पूरी हो रखी है। ठीक है। ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसका जो संरचना बना के दिखाई हुई है, थोड़े से यहाँ ध्यान देंगे तो इस रचना में जो बेटा यहाँ पर है 2 बॉन्ड आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय बंध आएगा, यहाँ पर गलत बना हुआ है। ठीक है। ऑल्टरनेट बनते हैं, यानी कि एक छोड़ के एक बार द्वितीय बंध होता है। ठीक है। तो 3 के पास यहाँ पर द्वितीय बंध होते हैं और 3 के पास क्या होते हैं? एक कला बंध। तो ऐसे जो संरचना है उसको हम बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र जो है वो क्या है? C6H6। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। बनाना आ सकता है पेपर में, बेंजीन की संरचना बनाइए, बेंजीन का आणविक सूत्र लिखिए, तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आता हुआ देखा गया है। इसके बाद है प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोजन श्रृंखला में जहां पर हाइड्रोजन को हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे इनसे विषम परमाणुओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ठीक है ना, कार्बन की संयोजकता पूरी रहनी चाहिए 4। ठीक है। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और प्रक्रियात्मक समूह उनके यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जब उन्हें विषम परमाणु मिल जाते हैं तो उनके जो गुण हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, ना कि उस लंबाई पर निर्भर करते हैं, ना ही उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रक्रियात्मक समूह बना के दिखाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और यहाँ आयोडीन भी लगा होगा तो बेटा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर उसको क्लोरोब्रोमो कहा जाता है और उसका क्लोरीन ब्रोमीन लग जाता है हाइड्रोजन की जगह पर। अगर हाइड्रोजन की जगह क्या लगा होगा? ऑक्सीजन। तो 4 प्रकार के यौगिक बनते हैं। पहला है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए पीछे लगता है OH, एल्डिहाइड के लिए लगता है CHO, कीटोन के लिए लगता है CO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लगता है COOH। इसको सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे OH को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन एल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं CHO के रूप में,
कीटोन को लिख सकते हैं CO के रूप में और कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिख सकते हैं हम COOH के रूप में। ठीक है, तो ये जो इन तीनों को इसमें से इसको और इसको, इन तीनों को छोड़कर जो एक लास्ट कीटोन बचता है हमारे पास, ये जो कीटोन है इसको हमेशा दो कार्बन के बीच में लगाया जाता है, लेकिन जो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको जरूरी नहीं है कि कार्बनों के बीच में लगाना हो। इसको पहले कार्बन पे भी लगाया जा सकता है और आखिरी कार्बन में भी श्रृंखला में लगाया जा सकता है। तो यह है जरूरी बात है समझने के लिए। इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है पेंटेन प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और अबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पेंटेन का बना के दिखाया है, उसका जो सबसे पहले हमने बना के दिखाया अबंध युक्त संरचना और बाद में जो बनाया है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन जो है पूरा होकर रहा है अपनी वैलेंसी संयोजकता यानी कि, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की पूरी हो रही है और बीच में जो हरे पार्ट में आपको गोला मार के दिखाया है वहां पर कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर बना के दिखा सकते हैं। ये आपको पीला नहीं करना है, पीला करके नहीं दिखाना है, ये मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन की संयोजकता कैसे पूरी हो रही है। ठीक है, इसके बाद है प्रोपीन। प्रोपीन की भी हमने बना के दे दी है, उसका जो आणविक सूत्र भी साथ लिख दिया है। ये प्रोपीन का अबंध सूत्र है और इसके बाद है उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ पर हमने वो बना के दे दिए है। प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब क्या है, अगर हम इसको तोड़ेंगे दो अक्षरों में तो निकलेगा प्रोप और एक निकलेगा इन। ठीक है, बड़ा वाला। ठीक है, प्रोपीन। तो प्रोपीन का प्रोप का मतलब क्या है, कार्बन 3 है और इन का मतलब क्या है, इसमें एक द्विअबंध है। तो हमने यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा सूत्र बना लिया और संरचना बना दी। तो इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके बाद है इथेन का स्ट्रक्चर, यानी कि इथेन का आणविक सूत्र भी लिखिए और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए और इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध आवश्यक हैं। तो हम यहाँ पर इथेन बना के दिखा रहे हैं। इथेन ऐसे बनता है, इथेन को भी अगर मैं तोड़ के दिखाऊं तो बेटा होता है एथ जमा एन। एन मैंने आपको बताया है, एन होता है एकल अबंध और एथ का मतलब होता है दो कार्बन, दो कार्बनों के बीच में एकल अबंध है। तो इससे हमारा ये बन गया संरचना उसकी। ठीक है बेटा, तो ये है, इसके अंदर हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। इसके अंदर की पहले इसके अंदर था कि कितने अबंध आवश्यक हैं इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस वाले के अंदर अगर हम काउंट करेंगे, इसको गिनेंगे, तो हम यहाँ ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ पर 7 एकल अबंध लगे हैं। 7 एकल अबंध से पूरा एथेन का संरचना बिंदु या फिर संरचना बन सकती है। इसके बाद है साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और अबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लो का मतलब क्या है, वो वलय है। ठीक है ना, तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि ये क्या है, एक वलय। वलय का मतलब क्या है, जो संरचना है वो बंद है। और पेंटेन, ठीक है ना, तो साइक्लो का मतलब हमें पता चल गया वलय। ठीक है, पेंटेन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊं आपको कि पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या है, पेंट, इसको तोड़ दिया मैंने, और एन। ठीक है, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन, इन का मतलब है एकल अबंध। ठीक है, तो मैंने 5 कार्बन बनाए और उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो 5 कार्बन है, ठीक है, ये 5 कार्बन है। मैं पीले पीले भाग से आपको सिर्फ दर्शा रही हूँ, बनाना वैसे ही है जैसे मैंने पहले बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 5 कार्बन, इनके बीच में एकल अबंध और बाद में मैंने हाइड्रोजन लगा के उनकी संयोजकता संतुष्ट कर दी है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विभेद करना है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं उत्तर नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं और एल्डिहाइड और अल्कोहल के सूत्र क्या है। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ करके दिखा देती हूँ। ठीक है बेटा, तो ये है आपका
अप्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो इसके अंदर से आप लिखेंगे। और अल्कोहल का जो सूत्र है वो है OH और एल्डिहाइड का है CHO, तो आप ये यहाँ से लिख देंगे। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट नंबर 39, और इसके बारे में हम अलग से समझेंगे कि कैसे इनका नामांकन होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।